ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन। यहाँ आपको ऊपर दिख रहा होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन आईटीआई सेकेंड ईयर, ठीक है। उसमें भी किसके लिए? इलेक्ट्रिकल ग्रुप लिखा हुआ। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल ग्रुप, जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रोप्लेटर या फिर इलेक्ट्रीशियन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंतर्गत ट्रेडें आती हैं, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन वगैरह, इन सब ट्रेड के लिए आपका हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि जो इसके पहले आपने देखा होगा हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर की 250 क्वेश्चन की सीरीज है। तो उसमें क्या है कि वो सभी ट्रेड के लिए ऑल ट्रेड है, पर जो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन में पूछे जाते हैं कुछ चैप्टर के, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मैकेनिकल ग्रुप मतलब फीटर वगैरह में, टर्नर मशीनिस्ट में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला हुआ है 250 क्वेश्चन में से, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिशियन मतलब जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं? टोटल 19 क्वेश्चन। मतलब जो लोग 250 क्वेश्चन की सीरीज पूरी पढ़ रखे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्हीं में से है। तो आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा, बस आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग सोच रहे थे यार इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन में पास होना तो जरूरी है नहीं, अब इतना लंबा चौड़ा कौन 250 क्वेश्चन पढ़े, टाइम निकाले। चलो हम लोग जो वर्कशॉप कैलकुलेशन से आपके कितने क्वेश्चन आने हैं? 6 क्वेश्चन आने हैं, तो चलो इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा उनके लिए शायद बहुत फायदेमंद साबित हो। तो आपको सिर्फ 19 क्वेश्चन देखना है, और 19 में से आपका चांस रहेगा कि हो सकता है आपके 6 की 6 पूरे मैच हो जाए, हो सकता है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब इस सिर्फ एक वीडियो में देखना भी है तो यह तो कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर सिर्फ एक वीडियो मतलब 30-40 मिनट दे करके अगर आपको 6 क्वेश्चन सही करने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना देख लिया जाए, ठीक है। आपको पीडीएफ कहां से डाउनलोड करेंगे? तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पीडीएफ के लिए www.globalitai.org, इस वेबसाइट पर जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे डाउनलोड करना हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई, उसके बाद आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी globalitai.org, इस पर क्लिक करना है, नया टैब इस टाइप से ओपन होगा। ये ऑप्शन आपके फोन में दिखाई नहीं देंगे। फोन में जो है राइट साइड कॉर्नर में जो 3 लाइनें बनी हुई है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। आईटीआई कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिए, फिर नीचे स्लाइड करेंगे आप, ठीक है। 2 ऑप्शन मिलेगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर पे आप क्लिक कर लेना, फिर नीचे को स्लाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दोनों का मिल जाएगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन फिटर सेकंड ईयर और वर्कशॉप कैलकुलेशन इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर, मतलब इलेक्ट्रिकल ग्रुप मैकेनिकल ग्रुप दोनों का है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में मैं 19 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जबकि फिटर में 17 क्वेश्चन होंगे। तो आप जिस भी ट्रेड के हैं तो उस वाले को आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और हालांकि डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं, आप चाहो तो डायरेक्ट वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। बस फायदेमंद होगा कि जब आपका एग्जाम होगा तो उस समय मान लीजिए वीडियो चलाने में दिक्कत होगी तो उसमें आप पीडीएफ एक बार फटाफट देख लोगे तो सारे एक बार आंसर जो है उसके क्वेश्चन वगैरह रिवाइज हो जाएंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विकृति की इकाई क्या है? किसका इकाई? विकृति की इकाई, ठीक है। केजी पर सेमी स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर और 9 यूनिट। तो विकृति क्या होती है? विकृति स्ट्रेन, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। स्ट्रेन बराबर होता क्या है? पहले इसका अगर आपको फार्मूला याद है तो आप तुरंत आंसर कर लोगे, क्योंकि भाई फार्मूले के द्वारा हम लोग उसकी यूनिट, उसकी मात्रक को बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। स्ट्रेन बराबर होता क्या है कि चेंज इन डायमेंशन, स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, ठीक, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। आज पता नहीं क्या हो गया यार, स्पेलिंग सही से याद नहीं आ रही। ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन थी और चेंज इन जो डायमेंशन में परिवर्तन हुआ, दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? स्ट्रेन के नाम जानते हैं। किसके नाम से? स्ट्रेन, विकृति के नाम से। विकृति का मतलब है कि जो आपकी ओरिजिनल डायमेंशन थी, जो किसी भी वस्तु का ओरिजिनल वास्तविक माप था, उसका बल लगाने के बाद उसके माप में जो परिवर्तन, उसके डायमेंशन, कोई वस्तु मान लीजिए इस टाइप से बनी हुई है, आपने इसको क्या किया? इस पे फोर्स लगा दिया, इधर से धक्का दिया आपने तो वस्तु ऐसे टेपर में हो गई, तो डायमेंशन में परिवर्तन हो गया ना। तो वही की ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी और जो डायमेंशन में परिवर्तन हुआ फोर्स लगाने पर, दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या होता है? स्ट्रेन होता है, ठीक है। वैसे लंबाई के केस में कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि जैसे डायमेंशन में परिवर्तन है, अगर लंबाई के केस की बात की जाए तो लंबाई में परिवर्तन, क्या बोलेंगे? लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई या फिर प्रारंभिक लंबाई भी कह सकते हैं। जो पहले उसकी लंबाई थी और बल लगाने के बाद जो उसकी लंबाई होगी तो वो लंबाई में परिवर्तन कहलाएगा। कितनी परिवर्तन हो गया? तो जो प्रारंभिक लंबाई होती है ना, उसको हम लोग किससे दिखाते हैं? तो इसको हम लोग एल से दिखाते हैं।
और जो लंबाई में परिवर्तन होता है उसको डेल्टा एल से दिखाते हैं, DL ऐसे लिख देता है डेल्टा एल। क्या बोलते हैं? डेल्टा एल। प्रारंभिक लंबाई को एल से और जो लंबाई में परिवर्तन हुआ डेल्टा एल से। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु थी, कितनी लंबी थी? 2 मीटर लंबी थी। कितनी लंबी थी? 2 मीटर लंबी थी। अब जो है हमने क्या किया, इस पर बल लगाया, बल लगाने पे ये खींच करके इसकी लंबाई में और बढ़ गया, लंबाई में थोड़ी और बढ़ गई, इतना बढ़ गया। कैसे? कोई रस्सी थी मान लीजिए रबड़ वगैरह की, जब आपने उसे खींचा तो लंबाई बढ़ा, फोर्स लगाने पे लंबाई कितना बढ़ा, तो मान लीजिए अब ये टोटल कितना हो गया, यहां से यहां तक अब यह हो गया 2.5 मीटर। तो लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ? पहले 2 था, अब 2.5 हो गया, मतलब 0.5 मीटर यह बढ़ गया। तो यही होता है कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, इन्हीं दोनों का जो अनुपात होता है वो विकृति कहलाता है। यहाँ बात किया था मात्रक का, तो अब देखिए लंबाई में जैसे ऊपर वाला आएगा लंबाई में परिवर्तन, तो भाई लंबाई की तो बात कर रहा है, तो मात्रक क्या होगा? जो भी लंबाई में परिवर्तन होगा, मान लीजिए 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर हो गया हमारे पास। नीचे प्रारंभिक लंबाई कितना था? 2 मीटर, 2 मीटर हमने लिख लिया। अब आप देखिए ऊपर भी लंबाई का मात्रक है, नीचे भी लंबाई का मात्रक है, मीटर मीटर कट जाएगा, कोई मात्रक ही नहीं बचा, सिर्फ अनुपात है। क्योंकि दोनों भाई ऊपर भी लंबाई में परिवर्तन, नीचे भी लंबाई है, ऊपर भी डायमेंशन, नीचे भी, मतलब दोनों चीजें सेम है। जब ऊपर नीचे दोनों सेम रहेगा तो दोनों का मात्रक कट जाएगा, कोई मात्रक ही नहीं बचेगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि स्ट्रेन या विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, नो यूनिट। रटना नहीं, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप तुरंत समझ जाओगे भाई ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, दोनों का मात्रक मीटर होगा, मीटर मीटर कट जाएगा, कोई मात्रक आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है? अभी मैंने पीछे बताया कि जो स्ट्रेन होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, इनका अनुपात होता है। प्रारंभिक लंबाई को एल से डिनोट करते हैं और जो लंबाई में परिवर्तन हुआ उसको डेल्टा एल से, डीएल डेल्टा एल। ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी देखिए डीएल लिखा हुआ, ऑप्शन सही हो जाएगा। लंबाई में परिवर्तन को डेल्टा एल से डिनोट करते हैं। आगे मशीन इंजीनियर द्वारा किस हैंडबुक का उल्लेख किया गया? देखिए एक बार कई बार एक क्वेश्चन में पूछा भी गया है, हैंडबुक को किसी और नाम से किस नाम से जानते हैं? तो हैंडबुक को हम लोग पॉकेट रेफरेंस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पॉकेट रेफरेंस। ठीक है, हैंडबुक को किस नाम से जाना जाता है? पॉकेट रेफरेंस के नाम से। दरअसल जो हमारा हैंडबुक होता है ना, यह एक तरह से आपकी छोटी किताब, हैंडबुक जो हाथ में आ जाए, मतलब एक छोटी किताब तरह की होती है जिसमें आपकी जानकारी दी गई होती है शॉर्टकट में। जैसे आप अपना भी हैंडबुक बनाते हो ना, इस किताब में ढेर सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन आप अपना एक शॉर्ट के लिए हैंडबुक बना लेते हो जिसमें छोटी छोटी जानकारियां, उन पूरी किताब को एक छोटी सी बुक में आप समेट लेते हो, एक छोटे से हैंडबुक में समेट लेते हो। तो उसी तरह से हैंडबुक यहाँ पे क्या हुआ, इंजीनियर के द्वारा भी बनाया गया हैंडबुक आपकी मशीनों के लिए। तो वहां पे ये पूछा कि जो मशीन इंजीनियर के द्वारा हैंडबुक बनाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो देखिए जो मार्क स्टैंडर्ड है, ऑप्शन सी है मार्क स्टैंडर्ड। तो मशीन इंजीनियर द्वारा जो हैंडबुक हमारा उल्लेख किया गया है वो कौन सा है? मार्क स्टैंडर्ड द्वारा। जबकि जो पेरिस क्यूरिकल है, यहाँ पे जो पहला हैंडबुक है, यह भी एक प्रकार का हैंडबुक है। तो यह किसके लिए है? तो यह इंजीनियरिंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? इंजीनियरिंग। जब सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करेगा तो इंजीनियरिंग में ढेर सारी चीजें आ जाएंगी ना। जब पर्टिकुलर मशीन इंजीनियर की बात करेगा तो मार्क स्टैंडर्ड, जब इंजीनियरिंग की बात करेगा तो आपको पेरिस क्यूरिकल। सीआरसी हैंडबुक भी है। सीआरसी हैंडबुक आपका कहां यूज होगा? तो जब फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात होगी। किसके लिए? हैंडबुक मतलब शॉर्ट नोट टाइप का, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जब इसकी बात होती है तो उसके हैंड जिसमें नोट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको सीआरसी हैंडबुक बोलते हैं। इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है। लास्ट है आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। देखिए जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है आपका, यह आपका अलग अलग टाइप का, मतलब एक विभिन्न प्रकार का हो सकता है। इसका क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आपके विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हो सकता है, या फिर किसी मशीन के बारे में, ऑपरेटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया हो। ठीक है, तो किसी मशीन के बारे में कोई एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन दिया गया हो तो उससे रिलेटेड या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो सकती है, या फिर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो सकती है। तो ये सब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट की बात किया ना, कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे आप देखते हैं इंग्लिश का ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश का आता है ना, तो फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं? इंग्लिश लगा देते हैं, कि मतलब यह इंग्लिश की डिक्शनरी है। तो यह आपका क्या होता है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों को संकेत दिया जाता है? कि व्हाट इज द नेम ऑफ बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म एंड आर इंडिकेटेड। ठीक है, जिसमें विभिन्न दरों को संकेत दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपको जैसे पहला प्राइस बैंक या प्राइस बंच है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। उसके आगे जाएंगे तो प्राइस टैग और
यह दोनों तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। फिर दो ऑप्शन आपके सामने मिल रहे हैं, प्राइस टैग और यहां पे क्या होगा, ये प्राइस कैटलॉग, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइस टैग है आपका, वो बीच में थोड़ा सा वीडियो रोक दिए थे और कोई डीजे वाला आके गाना बजाने लगा था यहाँ पे, तो कॉपीराइट का चक्कर था, ठीक है। तो प्राइस टैग और प्राइस कैटलॉग, ये दो चीजें हमें देखनी होगी। तो प्राइस टैग आप लोग देखते होंगे जब कोई सामान वगैरह लेने जाते हैं, जब आप क्या मतलब कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं, ठीक है, मार्केट वगैरह में या फिर किसी मॉल वगैरह में आप चले जाते हो, आप देखते हैं कपड़े के साथ टैग लगा होता है, कोई शर्ट है कोई पैंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे से उस टैग को देख करके समझ जाते हैं कि यह जो कपड़ा है हमारे बजट में आएगा या नहीं आएगा, मतलब पूछने की जरूरत नहीं होती, अगर बजट में है तो ठीक है, नहीं तो धीरे से आगे बढ़ जाते हैं कि इसका ज्यादा रेट है। तो प्राइस टैग क्या होता है, मतलब पर्टिकुलर किसी सामान के साथ लगा होता है, उस सामान के प्राइस को बताने के लिए, हर एक सामान के साथ एक एक लगा होगा प्राइस टैग, ठीक। प्राइस कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग का मतलब देखिए हिंदी में लिखा मूल्य सूची, मतलब इसमें कैटलॉग एक सूची तैयार की जाती है जिसमें आप एक जगह बैठ करके सभी सामानों को रेट को देख सकते हैं कि कौन से सामान का क्या रेट है। एक सूची बनाया जाएगा कि भाई कोई मान लीजिए कि जो यहाँ पे शर्ट रखा गया इस कंपनी का है, तो इसका जो है 1100 के लगभग रेट है, 1100 से 1500 के बीच में है। इस जो पैंट यहाँ पे रखी गई है इसका जो रेट है या 2000 से 2500 के बीच में। तो इस तरह से एक सूची बना दी जाती है जो आप एक जगह बैठ करके उस सूची को देख करके पता लग जाएगा कि किसका क्या रेट है। तो उसी को प्राइस कैटलॉग कहते हैं, जिसमें मतलब विभिन्न रेट, अलग अलग रेट और दर इंडिकेट किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा भी है कि उस पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है, द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म, मतलब अलग अलग रेट्स के टर्म्स को जिसमें दिखाया जाता है। तो इसमें प्राइस कैटलॉग में मूल्य सूची में सूची रहेगा, उसमें अलग अलग दिखाया जाएगा, जबकि प्राइस टैग पर्टिकुलर सामान के साथ लगा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा है कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है, विच अथॉरिटी पब्लिश, ठीक है, शेड्यूल ऑफ रेट। शेड्यूल ऑफ रेट को कौन सी अथॉरिटी पब्लिश करती है, तो आपके सरकारी विभाग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आपका, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो सरकारी विभाग होता है ना, वह शेड्यूल ऑफ रेट्स को प्रदर्शित करता है, विभिन्न दरों को प्रदर्शित करता है, जिससे कि एस्टिमेटर को एस्टिमेट बनाने में आसानी होती है। जब भी किसी चीज का एस्टिमेट बनाना तो हमें पता होना चाहिए ना, आप कोई कंपनी खोलना चाह रहे हैं, आप कोई काम करना चाह रहे हैं कि भाई कंपनी खोल रहे हैं, मुझे ये मशीन, ड्रिल मशीन चाहिए, मुझे लेथ मशीन चाहिए, ठीक है, तो अब उसका रेट आपको कैसे पता चलेगा। तो जैसे गवर्नमेंट ने हर एक चीज का निर्धारित कर रखा, जो लेबर लगेंगे, जैसे आपने देखा होगा कंपनी वगैरह में एक रेट फिक्स होता है, गवर्नमेंट निर्धारित की होती है कि आप किसी भी वर्कर को इससे कम जो है सैलरी नहीं दे सकते, इससे ज्यादा घंटे तक काम नहीं करा सकते। तो यह सब कौन निर्धारित करता है, सरकारी तो निर्धारित करती है, सरकारी विभाग तो निर्धारित करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे पूछा है कि जो दरों की अनुसूची होती है, शेड्यूल ऑफ रेट, या फिर शेड्यूल ऑफ लेबर रेट भी होता है, कि लेबरों के रेट को, जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको रेट को जो है कौन निश्चित करता है, तो वो सब गवर्नमेंट, सरकारी विभाग निश्चित करता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा कि उनके दरों को कौन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग सुनिश्चित करता है, जिससे कि एस्टिमेटर को एस्टिमेटिंग करने में आसानी होती है, एस्टिमेट बनाने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मशीन भागों में मतलब कोई मशीन है, उसमें जो पार्ट्स हमारे घूम रहे होते हैं आपस में, मशीन का भाई जब पार्ट्स घूमता है तो आपस में क्या फ्रिक्शन होता है, तो जब फ्रिक्शन होगा तो पार्ट ज्यादा घिसेंगे, मशीन में जल्दी टूट होगी, बार बार पार्ट्स को बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग उसमें क्या लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। स्नेक लुब्रिकेशन के रूप में आपका ग्रीस हो सकता है, मोबिल ऑयल हो सकता है। तो उन पार्ट्सों के बीच में जब डाल दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि अब दोनों पार्ट आपस में डायरेक्ट नहीं घिसेंगे, उसके बीच में एक पतली लेयर किस किया जाती है, लुब्रिकेशन किया जाती है, जिससे कि वो पार्ट्स आपस में ज्यादा घिसते नहीं है। तो पावर की भी बचत होती है, क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो पावर भी बेकार में खर्च होगी, पावर भी बचेगा, प्लस जो पार्ट्स आपस में घिस करके खराब हो रहे हैं, जो पार्ट्स पता चला 6 महीने चल रहा था, वो पार्ट्स आपका 10 महीने चलेगा, तो आपके पार्ट्स की भी बचत होगी, जल्दी टूट फूट नहीं होगा उसमें। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि भाई मशीनों भाग में फ्रिक्शन को कम करने के लिए मशीन के भाग में लोग क्या लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, स्नेहक यूज करते हैं, जैसे कि मोबिल ऑयल और आपका ग्रीस वगैरह, ठीक है। अगला है स्नेहक का उद्देश्य क्या है। देखिए अभी मैंने पीछे बताया स्नेक हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, जिससे कि घर्षण कम हो सके, दोनों पार्टों के बीच में फ्रिक्शन कम होना, मतलब घर्षण कम होना। घर्षण का मतलब घिसना, एक तरह से समझने के लिए मैं बता रहा हूं, घर्षण का मतलब एक तरह से मान लीजिए घिसना, तो वो कम घिसेगा, जब कम घिसेगा तो आपकी मशीन की लाइफ बढ़ जाएगी, ज्यादा चलेगा। तो वही यहाँ पे टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि 14x + 3y 25x + 2y का मान क्या है। देखिए यहाँ पे हमें सबसे बड़ी चीज ध्यान देना होगा, क्या दिया हुआ है, 14x + 3y + 25x + 2y। तो ऐसा
क्वेश्चन आपके आया हुआ है, अब आप ऐसा नहीं करोगे सबको ऐसे सीधे जोड़ दो। तो इसमें हमें क्या ध्यान देना होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे कुछ आदमी बैठे हो एक रो में, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास है 25, इधर जो है कोई एक ग्रुप बना हुआ है, इसमें 25 आदमी बैठे हैं और मान लीजिए 10 औरतें बैठी हैं, ठीक है। जबकि एक दूसरा ग्रुप है, यहां पर जो है 10 आदमी हैं और 20 औरतें बैठी हैं, दो ग्रुप है। आपसे कोई बोल दे कि भाई यहाँ पे बताइए कि कितने लोग बैठे हुए, इसमें जो है कितने आदमी कितने औरतें हैं, तो अब ऐसा नहीं करोगे आप ना कि यहाँ पे पूछा गया कितने आदमी है तो पता चला आप इन्हीं की जोड़ दोगे, 25 10 35 आदमी है। नहीं, आप क्या करोगे, सबसे पहले दोनों ग्रुप में से आदमी को एक साथ लिखोगे कि इस वाले ग्रुप में 25 आदमी थे, इसमें 10, तो इन 25 और 10 को एक साथ लिख लोगे। औरतों के लिए कि इसमें 10 औरतें थी और इसमें 20, तो औरतों को एक साथ लिख लोगे, आदमी को एक साथ लिख लोगे, औरत को एक साथ, फिर जाके आप सॉल्व करोगे ना कि भाई कितने लोग थे। तो सेम वैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 14x + 3y, यहाँ भी मान लीजिए कि दो बिरादरी के लोग हैं, ठीक है। तो जो सेम बिरादरी वाले उन्हें एक साथ कर देंगे कि भाई x वाला ये दोनों सेम वाले हैं, तो इन्हें एक साथ रख लीजिए। y वाला है, दोनों सेम है, तो इन्हें एक साथ रख लीजिए। पहले इन्हें एक साथ रखे, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 14x + 25x, ठीक है, 3y + 2y, अब दोनों एक साथ हो गए। अब जो सेम वाले हैं उनको आपस में जोड़ लीजिए, तो 14 और 25, 5 4 9 और 2 1 3, 39x + 3 2 5y। कितना आसान है। ऑप्शन देखिए 39x + 5y, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि a/m बटे a की पावर m है बटे a की पावर n का सूत्र कौन सा होगा। किसमें से क्या होगा, देखिए a⁴ m दे रखा है अपान a⁴ n दे रखा है। आपको मालूम होगा कभी भी कोई संख्या जब हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो अगर उसके घात में कोई संख्या है तो उसके आगे माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। ऊपर जाएगा तो घात में माइनस लग जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, a⁴m नीचे है, ऊपर जाएगा, भाई भाग था, हम इसे ऊपर ले जा रहे हैं, यहाँ गुणा हो जाएगा, लेकिन a की पावर जो था n था ना, अब ये प्लस से माइनस में हो जाएगा। अगर नीचे माइनस रहता तो ऊपर प्लस जाता, मतलब जब भी हम इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं जिस संख्या को, तो उस पर जो घात होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा a⁴m था, अब जब नीचे से ऊपर लगे तो इंटू यहाँ पे प्लस था तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। दूसरी चीज आप जानते होंगे कि जब दो संख्याओं का आपस में गुणा हो और उनके बेस बराबर हो तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। अगर उनके बेस बराबर हो तो घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ दोनों का बेस बराबर है, a है तो a⁴m प्लस इसका वाला घात क्या था, -m था, यही था ना। दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों घात को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा a⁴m, तो यहाँ चूंकि माइनस है तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है a⁴m - n। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, a⁴m - n। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है। देखिए आसान है बिल्कुल, देखते हैं, आपको पहचान जाना चाहिए कि लाभ को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं। तो आप हमेशा क्वेश्चन वगैरह कहीं भी पढ़ते होंगे लाभ हानि, तो हमसे होता ना कि कितने प्रतिशत हानि हुई, या कोई पूछता है कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ऐसे ही तो पूछते हैं कि भाई अगर इतना सामान इतने में बेच दिया, इतने में खरीदा, ये सब उसमें रहता है कि भाई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इतने का खरीदा उतने का बेचा। तो फिर लास्ट में यही पूछा जाता है आपसे कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ या फिर कितने प्रतिशत हानि हुई। तो वही पूछ रहा, लाभ को कैसे व्यक्त करते हैं, परसेंटेज में, प्रतिशत में, हमेशा प्रतिशत की बात होती है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। देखिए आप लोग जानते होंगे साधारण ब्याज का फार्मूला, साधारण ब्याज = मूलधन गुणे दर गुणे समय। देखिए मैं एक बार पूरा डिटेल में बता रहा हूं इसलिए कि आगे अभी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आने वाले हैं, एक जगह देख लेंगे तो बार बार हमें देखना नहीं पड़ेगा। दर गुणे समय बटे 100 ये फार्मूला होता है। देखिए साधारण ब्याज का मतलब क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। और मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मूलधन। दर आपका क्या होता है, रेट होता है, रेट को हम लोग दर बोलते हैं। समय आपका टाइम हो गया, ठीक है, या फिर ईयर रहता है, यहाँ पे कितने साल की बात होती है हमेशा, तो हम लोग ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी बात आती है प्रोजेक्ट करने की, तो जैसे साधारण ब्याज को हम लोग ESI दिखाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अगर कहीं पे सिर्फ ब्याज की बात करेगा तो इंटरेस्ट है ना, तो पहला अक्षर आई ले लेंगे। सिर्फ ब्याज की बात करेगा तो आई, साधारण ब्याज तो ESI सिंपल इंटरेस्ट।
मूलधन वाले को किससे दिखाएंगे, तो कि प्रिंसिपल को कहते हैं ना मूलधन। पहला चले लेते हैं, पी से मूलधन को दिखाते हैं, इसका मतलब पी मूलधन को किससे दिखाएंगे, पी से दिखाएंगे। दर की बात करें, RAT रेट होता है, तो दर को हम लोग स्मॉल r से दिखा देते हैं। समय की बात करें तो देखिए यहाँ पे यही दिक्कत है, समय को y नहीं लेंगे, समय को n से दिखाया जाता है, n लेंगे। यहाँ पे पूछा गया था साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है, तो मूलधन दर गुणे समय के कितने साल के लिए, साल को हम लोग किससे दर्शाते हैं, n से डिनोट करते हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इंटरेस्ट ब्याज को I से, मूलधन को P से, और रेट मतलब दर को R से दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, तो बिल्कुल आसान है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ क्या करेगा ऑप्शन में कि इसको इधर कर देगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों एक ही बात है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सीधे फार्मूला ये पूछा भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहला ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि एसपी का विस्तारित रूप क्या है। देखिए ये आपका क्या है, लाभ आने में से है। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य। तो यही पूछा है कि एसपी का फुल फॉर्म क्या है। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य होता है, जिसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं, फिर भी चला जा रहा हूं जल्दबाजी में, लेकिन इसलिए कि ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं। आप 250 क्वेश्चन की सीरीज देखोगे तो ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन हो रखे हैं उसमें। ठीक है, ज्यादा जिसको डिटेल में देखना तो 250 क्वेश्चन वाली सीरीज देखिए, वहां कंप्लीट कीजिए। और एक बात और, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास टाइम है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 19 क्वेश्चन बता दिया तो आप यही नहीं 19 क्वेश्चन को पढ़ करके बैठ गए। अगर आपके पास टाइम है तो आप 250 वाला क्वेश्चन को भी पढ़िए, इसको पहले पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसके बाद जो टाइम बचता है उसको भी देखते रहिए। तो उससे आपका कभी भी पढ़ाई नुकसान नहीं जाएगा, आपका काम ही आएगा। ठीक है, आई किसको निरूपित करता है, तो अभी हमने बात किया था इंटरेस्ट को आई से डिनोट करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पी जो होता, अगर पी पूछता तो मूलधन, और आर पूछता तो दर, और एन रहता तो ईयर ना। दर को आर से, स्मॉल आर से दिखाते हैं, ईयर को एन से दिखाते हैं, इंटरेस्ट को आई से, मूलधन को पी से। अगले क्वेश्चन चलेंगे। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है, पी से किया जाता है। हमने पीछे भी देखा था, पीछे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, पी से। 625 के पावर 0 का मान क्या होगा। देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, 625 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी संख्या हो, उसके घात का मान अगर 0 हो, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी हो, अगर उसका घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फार्मूला है a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। कहने का मतलब a की जगह कोई भी संख्या आ जाए, अगर उसका घात 0 है तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कौन सा प्रतिबल है। यहाँ पे देखिए प्रतिबल की बात कर रहा है, तो एक बल इधर लगाया जा रहा है, P बल इधर लगा रहे हैं और P बल इधर लगा रहे हैं। क्या आपका फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। 2 बल लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे इस रिविट पे। यह रिविट है, 2 प्लेटों को बांधा गया है। इस रिविट के द्वारा 2 प्लेटों को इसमें होल करके हमने इसे बांध दिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों प्लेट पे विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। जब इससे इधर को बल लगाएंगे तो इस वाली प्लेट का बल कहां पड़ेगा, रिविट की इतने हिस्से पे पड़ेगा, यहां से यहां तक वाले हिस्से पे। ठीक है, और जब नीचे वाले प्लेट उधर खींचेगी तो फिर इस पे भी जब यहाँ पे फोर्स पड़ेगा तो ज्यादा प्रभाव कहां पड़ेगा, इस वाले हिस्से पे। जब खींचा जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस रिविट के ऊपर वाली प्लेट को उधर और नीचे वाली को उधर, दोनों विपरीत बल लगा रहे हैं। जब खींचेंगे तो यहाँ पे इसकी रिविट की फोर्स पड़ेगा और ज्यादा बल लगाने पे क्या होगा, रिविट यहाँ से टूट जाएगी, या कह लीजिए रिविट यहाँ से कट जाएगी। कटना या टूट जाना, रिविट यहाँ से क्या होगी, यहाँ से कट जाएगी। दोनों प्लेट 2 दिशा में खींचे जाएंगे तो रिविट यहाँ से कट जाएगी। कटने का मतलब शियर होना, कट जाना, इसलिए यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, तो शियर स्ट्रेस। ऑप्शन सी आपका दिख रहा है, शियर स्ट्रेस। कर्तन प्रतिबल मतलब काटने वाला प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल, काटने वाला। फिगर से याद हो जाएगा आपको सीधे, ज्यादा रटने वाली बात नहीं है कि भाई दोनों साइड हम 2 बल लगा करके खींच रहे हैं, दोनों साइड बल लगाएंगे तो क्या होगा, रिविट के यहाँ फोर्स पड़ेगा और रिविट वहां से कट जाएगी। कट जाएगी मतलब कर्तन प्रतिबल, कर्तन का मतलब शियर स्ट्रेस। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
भाई माइनस रहता है तो बस यहाँ माइनस लग जाता है। ए माइनस बी वाले में क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों में सेम है, फार्मूला सेम है, बस प्लस है तो पूरा प्लस रहेगा, माइनस है तो 2ab वाले के साथ माइनस लग जाता है। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकता है, इसको थोड़ा बदल दिया होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर पहले 2ab ले लिया है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए सब एक ही बात है। ऑप्शन देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन ये आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि देखिए यहाँ पे एक्स नहीं है, गुणा का चिन्ह, ठीक है, क्या कह रहा है, ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए के पावर 3 इंटू ए टू द पावर 4, इसका मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कभी भी अगर बेस बराबर हो तो उनके घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब कभी भी किसी संख्या के अगर बेस बराबर है और उनका आपस में गुणा है तो बेस जब बराबर आता है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। यहां पर भी वही होगा, यहाँ पर भाई घात नहीं दिखाया, इसका मतलब क्या, एक होगा। जब कोई घात नहीं दिखाया गया, एक लिखिए या ना लिखिए, इसलिए यहाँ पे क्या एक मान लेंगे कि एक है। देखिए ए के पावर 1 हो गया, प्लस यहाँ 2 है, प्लस यहाँ 3 है, प्लस यहाँ क्या है 4 है। तो कभी भी जब बेस बराबर होते हैं तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए सबका घात हम लोग जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना हो गया, 4 3 7 2 9 1 10, ए टू द पावर 10। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका डी है, ए टू द पावर 10। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो आपको। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको जरूर, मतलब आपने पहले सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और दिन। थैंक यू।